जांग पे। जांग पे गोली लगी है। जी। बता दो बेटे। क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले, बताओ। डरो मत, बताओ जो बोलना है बता दो। डरो मत। वो वो कह रहे थे तुम्हें झूठी तहरीर देनी पड़ेगी। बोलो बोलो। कोई नहीं, बोलो बोलो, अरे बोलो। अरे बोल दे तो बेफिक्र हो। वो क्या कह रहे थे वहां पर लेट के कि तुम्हारा बचने का एक ही चांसेस है। क्या पहले तो कह रहे हैं बेटे तुम 10-10 आदमियों को नाम नाम सोच लो। जब हम सर अकेले गए तो 10-10 आदमी को नाम कहाँ से सोचे। संभल हिंसा के बाद अब आग धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वहाँ जो पीड़ित लोग हैं, जिनको गोली लगी है, जिनके घर द्वार तोड़े गए हैं, उनकी जो जख्म मिले हैं वो जख्म अब भी हरे हैं। इसी में एक परिवार है जिसका एक बेटा अस्पताल में भर्ती है, उसको गोली लगी है उस हिंसा के दौरान। और न्यूज़ लॉन्ड्री के रिपोर्टर ने जब माइक लेकर के उस लड़के हसन के पास गया तो उन्होंने अपना दर्द बयान किया, जो पुलिस के द्वारा अभी दमनकारी नीति संभल और वहाँ के लोगों पर की जा रही है। हसन बताते हैं कि पुलिस उन पर दबाव बना रही है कि 10 लोगों को और नाम सोच लो और उन लोगों पर तहरीर दो, ताकि उन पर मुकदमा चलाया जा सके, उनको गिरफ्तारी किया जा सके और दिखाया जा सके कि इन लोग पत्थरबाजी में शामिल थे, और इस आधार पर दिखाया जा सके कि हसन ने इसके बारे में तहरीर दी है जिसको गोली लगी है। साथ ही साथ हसन के बहन आसिया ने भी आरोप लगाया है कि प्रशासन उस पर लगातार दबाव बना रही है कि और 10 लोगों को नाम सोच लो और वहाँ तहरीर दो, और ये भी बताओ कि पुलिस जो है वो लोगों पर गोलियां नहीं चला रही थी। साथ ही साथ हसन की बहन आसिया का ये भी आरोप है कि हसन को गोली लगने के बाद उनको बेहतर इलाज नहीं दिया जा रहा है और उसे तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन अभी देर हो रही है, और देर होने की वजह से हो सकता है कि उसका हाथ काम करना बंद कर दे। हालांकि हसन के इन आरोपों के बाद मुरादाबाद का जो पुलिस कमिश्नर है आंजनेय कुमार, उन्होंने इस आरोप को खारिज किया है, और इस टाइम जो है उस अस्पताल में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है ताकि मीडिया के कर्मी उन घायलों के पास नहीं जा सके, उनका रिपोर्टर बाहर नहीं आ सके, उनके दुख दर्द जो हैं वो मीडिया के सामने नहीं आ पाए। इसलिए हॉस्पिटल के पास पुलिस लगा दी गई है, सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। इसी तरह के हसन के जैसे पीड़ित अनेकों लोग हैं संभल में जो इस टाइम इस दर्द से गुजर रहे हैं। कई हैं जिनके घरों के अंदर पुलिस के द्वारा तोड़फोड़ किया गया है, उनको गिरफ्तारी की गई है, उनको घरों से खींच करके लेकर के जाया गया है। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इसमें 3 महिलाओं को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और आरोप है कि महिलाएं पत्थर चला रही थी, जबकि महिलाओं के घर वालों का ये कहना है कि मेरी बच्ची घर में थी और महिलाएं पत्थर नहीं फेंक रही थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने वहां पर गए और घरों में तोड़-फोड़ की। उन्होंने हमारी विंडो तोड़ कर अंदर भरे। जब हम वो बोले गेट खोलो तो हमने उनके कहने पे गेट खोल दिया। अंदर आके उन्होंने सब में चेक करा, हमारे बेड के नीचे, दुछतिया में, स्टोर में, सब में चेक करा। हमारे एक छोटा सा भाई है मासूम 8 साल का, उसे निकाल कर लाए। फिर बोले ये छोटा है। हम उनका आगे हाथ जोड़े हुए कांप रहे थे। फिर वो देख के और के में सब तोड़ फोड़ करके और चले गए, और हमारी छत पे गए, सब कुछ चेक करके सब कुछ तोड़ के चले गए। भैया हमारे घर से तो एक ईंट भी नहीं दिखी। हमें भी लावाजाई तोड़ फोड़ करी हमारे घर की। जी भैया हमारा गेट बाहर से लगा हुआ था, आप तो खोल के देख सकते थे हमारे घर में अगर कोई होता, लेकिन तोड़ फोड़ करने की जरूरत क्या थी हमारे घर पर। हमारे अगर जी पुलिस वालों ने तोड़ा, हमारे घर की सब टूट फोट पुलिस वालों ने करी। हमारा वो विंडो हमने अब लगा दी, हमारा मेन गेट सब टूटा हुआ था, अभी खड़ा करा हमने ये मेन गेट। सर हमारी गलती होती तो हमें सब्र भी होता कि हमारी गलती, जब हमारी गलती ना, हमें बिलावाजी हमारा सब कुछ तोड़ फोड़ करा। कई वीडियोज और फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल है, और तोड़ फोड़ करने के बाद वहाँ के औरतों को जेंट्स पुलिस घसीटते हुए थाने लेकर के गई है। अभी उनको आरोपी बनाया गया है और पत्थरबाजी के आरोप में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, और वहाँ के जो संभल के जो थाने हैं उनमें रखा गया है। उसके बाद
जांच पड़ताल के बाद इन औरतों को जेल भेजा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई आरोपी है तो पुलिस उनके घरों में जाकर के तोड़ फोड़ क्यों कर रही है? उनके घर के साजो सामान, फर्नीचर वगैरह ये सब तोड़ने का कौन सा कानून है, कौन सा नियम है? आपको पता होगा कि संभल हिंसा हुई थी। संभल में एक शाही जमा मस्जिद है जिसके अंदर हिंदू पक्ष के द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि ये काल की मंदिर है, और इसी आरोप के बेस पर जिला न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। और जैसे ही 19 तारीख को याचिका लगाई गई, 2 घंटे के अंदर वहाँ के जज के द्वारा सर्वे का आदेश दे दिया गया, एक्स पार्टी ऑर्डर दे दिया गया। दूसरे पार्टी को, मस्जिद कमेटी को सुना भी नहीं गया, जिसके बाद पुलिस जैसे इंतज़ार में बैठी हुई थी और तुरंत शाम होते होते पुलिस अपने दल बल के साथ उस मस्जिद का सर्वे करने पहुंच गई। पहले दिन सर्वे शांतिपूर्वक हुआ और सर्वे होने के बाद फिर पुलिस टीम भी चली गई और वहाँ के लोग भी चले गए। दूसरे 2-3 दिन के बाद फिर 24 तारीख को एक सर्वे का हिंदू पक्ष के द्वारा मांग की गई, और जिसके बाद 24 तारीख को वहाँ पर फिर सर्वे टीम मस्जिद को सर्वे करने के लिए पहुँची, जिसके बाद लोगों के अंदर ये अफवाह फैली कि मस्जिद के अंदर खुदाई हो रही है, जिसके बाद लोग वहाँ पर जमा हुए देखने के लिए कि आखिर मस्जिद के साथ क्या हो रहा है। पुलिस के साथ झड़प के बाद पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई, वहाँ पर 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और कई लोगों को गोली लगी है जो अभी घायल अस्पताल में भर्ती हैं। इन सभी आरोपों के बाद पुलिस ये अपने तरफ से सफाई दे रही है कि पुलिस ने वहाँ पर कोई किसी तरह की गोली नहीं चलाई है, लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है, और मस्जिद कमेटी के जो सदर हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि मस्जिद के ये पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मस्जिद के सदर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। कई घंटे थाने में पूछताछ किया गया, उसके बाद मस्जिद के सदर को छोड़ दिया गया। लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या पुलिस वाले जो गोली चला रहे थे, क्या उन पर कोई अभी तक कार्रवाई हुई है? उनके ऊपर कोई FIR दर्ज हुई है और उनके ऊपर कोई जांच बैठाई गई है? अब उस पुलिस जो है वो लगातार इस बात से इनकार करती रही है कि पुलिस के द्वारा किसी तरह की गोली नहीं चलाई गई। जब दबाव बढ़ता गया, जब CCTV फुटेज और वीडियो जब सोशल मीडिया पर तैरने लगे, तो पुलिस कमिश्नर अंजने कुमार ने ये कहा कि पुलिस मरने के लिए वहाँ नहीं गई है, उसका भी पुलिस के पास भी अधिकार है अपने आप को बचाव करने के लिए। कहने का साफ मतलब है कि पुलिस भी गोली वहाँ पर चलाई है। ये तब हुआ जब उन पर पुलिस के लोगों पर दबाव बढ़ना शुरू हुआ। लोग वहाँ पर सोशल मीडिया पर पुलिस के दमनकारी और गोली चलाते हुए CCTV फुटेज और कैमरे के वीडियो जब वायरल हुए, तब ये दबाव में आकर के पुलिस को ये कहना पड़ा कि पुलिस को भी आत्मरक्षा करने की अधिकार है। इससे पहले भी पुलिस जो है इस घटना को दूसरे तरफ मोड़ना चाहती थी। पुलिस कह रही थी कि ये पठान और तुर्कों के आपस की लड़ाई है। लोग आपस में लड़ गए, 2 लोग आपस में भिड़ गए और आपस में गोलीबारी की, जिसके वजह से लोगों की मौत हुई है। लेकिन अब पुलिस कह रही है कि नहीं, पुलिस को भी आत्मरक्षा की अधिकार है और पुलिस अपना आत्मरक्षा कर रही थी कानूनी दायरे में। तो ये पुलिस लगातार बहाना बनाती जा रही है, लगातार नए वहाँ पर ये गढ़े जा रहे हैं, नए कहानी बनाए जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि जो इंक्वायरी है इन पुलिस वालों पर, ये पुलिस वालों के द्वारा गोली चलाई गई या नहीं चलाई गई, इसका स्पष्ट जांच कैसे हो पाएगी? जांच होने के लिए एक टीम गठित की गई है जो सरकार के द्वारा की गई है, और उस जांच टीम में वही लोग रहेंगे जो उस घटना में शामिल थे, जो गोली चलाने में शामिल थे। तो क्या ये जांच निष्पक्ष हो पाएगी? इस पर कई सवाल हैं। सवाल ये भी है कि डेलीगेशन, जो सपा का एक डेलीगेशन जो जा रही थी संभल, उसे रोका गया। वहाँ के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद जाने की कोशिश कर रहे थे, इकरा हसन जाने की कोशिश कर रहे थे, रामपुर के सांसद जाने की कोशिश कर रहे थे, शफीकुर रहमान के पोते
ज़ियाउर रहमान बर्क जो संभल से अभी सांसद है, उन्होंने भी वहाँ पर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के द्वारा उन्हें रोक दिया गया। कहने का मतलब ये है कि लोगों को इसलिए रोका जा रहा है ताकि वहाँ के जो घटना हुई है, वहाँ पर जो दमन हुई है पुलिस के द्वारा, उसकी सच्चाई बाहर नहीं आ पाए। फिलहाल वहाँ पर कुछ दिनों तक नेट भी बंद है, जिसके वजह से कई वीडियो फुटेज वहाँ से बाहर नहीं निकल रही थी। हालात अब भी सामान्य नहीं है, लोग डर से भागे हुए हैं, घर पर लोग दुकानें नहीं खोल रहे हैं और डरे सहमे वहाँ से कई लोगों का पलायन हो चुका है। पुलिस के द्वारा संभल में लगातार एक पक्ष पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया जा रहा है और कई ऐसे लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं कि पुलिस के द्वारा लगातार एक पक्ष के लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर एफआईआर की जा रही है, लेकिन दूसरे पक्ष की तरफ कोई एफआईआर नहीं हो रही है, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आपने वीडियो देखा होगा जिसमें एक सर्वे कमिश्नर के पीछे बहुत से लोग हैं जो पीछे आ रहे हैं और जय श्री राम नारे के साथ आ रहे हैं। उन लोगों पर क्या ये पुलिस कार्रवाई कुछ कर पाई है? क्या उन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है? क्या उन लोगों के ऊपर एफआईआर हो चुकी है? ये कई बड़े सवाल हैं जो पुलिस के कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। हालांकि इस देश में पहले से 1991 से पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना हुआ है, जिसके तहत ये साफ प्रावधान है कि 15 अगस्त 1947 के बाद से जितने भी पूजा स्थल हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कोई किसी भी पूजा स्थल के स्थिति में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, उसके ढांचा में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो फिर इस तरह के जो याचिकाएं लगती है उसके बाद फिर ऑर्डर आती है, उसके बाद फिर तुरंत सर्वे टीम पहुंच जाती है। ये इस तरह का खेल इस देश में क्यों चल रहा है? अगर ये कानून है तो फिर इस देश में ये कानून के रहते हुए इस तरह के जो कृत्य है वो क्यों किए जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और स्पष्ट जो निचली अदालतें हैं उसको निर्देश देना चाहिए कि इस तरह के जो पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रहते हुए इस तरह के ऑर्डर पास ना करें, क्योंकि लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है। हाल ही में अजमेर दरगाह के बारे में भी एक याचिका डाली गई है, उस पर भी सुनवाई शुरू हो चुकी है। तो क्या वहाँ भी सर्वे किया जाएगा? और सर्वे किया जाएगा तो वहाँ की वस्तु स्थिति क्या होगी? ये एक हिंसा का रूप धारण पूरा देश में बढ़ जाएगा, ऐसी आशंका है। तो इसी मामले को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई भी की है और स्पष्ट निर्देश दिया है संभल मामले में कि जो सर्वे रिपोर्ट है उसे सीलबंद किया जाए और निचली अदालतें जो हैं वो अभी संभल मामले में कोई आदेश पारित नहीं करेंगे और मस्जिद कमेटी को लखनऊ जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसमें अपील दायर करने की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और 3 दिन के भीतर सुनवाई का आदेश भी दिया गया है।